हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास मेरी चैनल सक्सेस पर में। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था। आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गन की। जो मुख गुहा के बाद हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका ग्रास नली या ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। ग्रास नली पढ़ने से पहले बात करते हैं पिछली वीडियो पे आए कमेंट की। उसमें जो कमेंट था वो ये था कि जो श्वास संवेदना होती हैं वो नर्वस सिस्टम से कैसे कनेक्ट रहती हैं, कैसे इनका कार्य रहता है, थोड़ा उसके बारे में। तो जो हमारा कपाल रहता है, कपाल के अंतर्गत जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं कुछ, उसमें से जो 5वीं 7वीं और 9वीं जो तंत्रिका होती है वो आपकी कनेक्ट रहती है श्वास संवेदना से। और इस श्वास संवेदना को जो 12वीं जो तंत्रिका रहती है, 12वीं जो तंत्रिका रहती है वो क्या करती है, इसको गति प्रदान करती है। जो कपाल में जो 5वीं 7वीं और 9वीं तंत्रिका रहती है वो श्वास संवेदना को 12वीं तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, उसके गति प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमारे जो जीव रहती है वहां तक श्वास संवेदनाएं पहुंच जाती हैं। तो जो जीव रहती है उसकी श्वास संवेदना उसको प्राप्त हो जाती है नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो इसका थोड़ा एक वर्क रहता है। इसके बाद आइए हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है ग्रास नली के बारे में। तो ग्रास नली या इसको हम लोग फूड पाइप भी कह सकते हैं। तो ग्रास नली का जो सबसे पहले जो पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली में पाचन कहाँ से होता है, तो ध्यान कीजिए फ्रेंड्स, ग्रास नली में पाचन आपका नहीं होता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। दो ऐसे ऑर्गन रहते हैं, एक तो ग्रास नली और आपका ग्रहणी, इन दोनों में ही पाचन नहीं होता है, ध्यान कीजिए। इसके बाद दूसरा जो देखते हैं पॉइंट, जो ग्रास नली रहती है फिर इसका वर्ग क्या रहता है। इसका जो वर्ग रहता है वो रहता है किरमाणु कंचन का। किरमाणु कंचन कैसे, कि जैसे आपकी जो ग्रास नली है ये क्या करती है, ये भोजन के लिए सिकुड़ती है और फैलती है। क्या करती है, सिकुड़ती है और फैलती है। तो इसके ऐसे सिकुड़ने से या ऐसे फैलने से सिकुड़ना और फैलना, इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, किरमाणु कंचन क्या कहा जाता है। जब हम लोग भोजन मुख गुहा से जो भोजन होता है वो अंतग्रहण करते हैं, तो जो हमारी ये ग्रास नली में पहुंचता है, तो ग्रास नली क्या करती है, सिकुड़ती है और फैलती है। इसको क्या कहते हैं, किरमाणु कंचन कहते हैं। इसके करने से, ऐसी क्रिया करने से जो भोजन है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। और इसकी जो ये जो दीवार रहती है, जो परत रहती है, इसमें से एक प्रकार का श्लेष्मा जो है निकलता है, जो क्या करता है, भोजन को चिकना बनाकर क्या करता है, नीचे की तरफ खिसका देता है। तो ग्रास नली में बस इतना ही काम रहता है, जो भोजन होता है उसका पाचन नहीं होता है। ग्रास नली क्या करती है, जो भोजन रहता है उसको किरमाणु कंजन क्रिया के द्वारा उसको नीचे की तरफ ढकेलती है और श्लेष्मा इसमें मदद करता है उसके चिकने होने में। अब इसके बाद जो ग्रास नली है, उसके बाद जो भोजन है वो कहा जाता है आपका अमाशय में। तो आइए अब बात करते हैं पर्टिकुलर अमाशय के बारे में, कि जो अमाशय है वो पाचन तंत्र में कैसे काम करता है। अमाशय या स्टमक, इसकी सबसे पहले जो आकृति है वो पूछी जाती है। तो इसकी आकृति होती है जे शेप में, यानी इसकी आकृति जो है जेप शेप की बनी रहती है। इसके बाद इसका जो रंग है वो रेड रहता है, यानी जो कलर है वो लाल रहता है। इसके बाद इसके जो मुख्य जो काम है या मुख्य पॉइंट्स है वो भी हम लोग देखते हैं।
सबसे पहला पॉइंट है इस पे जो है भोजन क्या है 4 से 5, भोजन जो है 4 से 5 घंटे रुका रहता है। भोजन जो है 4 से 5 घंटा रुका रहता है। इसके बाद दूसरा, एक इसमें वर्ड का प्रयोग होता है कायमा, एक वर्ड होता है कायमा, पूछा जाता है क्या होता है, तो कायमा होता है अल्प पचित भोजन। जो अल्पचित भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, कायमा कहा जाता है। इसके बाद इसके अगर हम लोग भाग की बात करें तो अमाशय के मुख्य 3 भाग होते हैं। जो अमाशय पूरा जो डिवाइड रहता है, जो अमाशय जो डिवाइड रहता है वो 3 तरीके से रहता है। जो सबसे एक तो ऊपरी भाग, एक मध्य वाला भाग, एक ग्रहणी वाला भाग। तो जो ऊपरी वाला भाग रहता है वो कहलाता है आपका कार्डियक, और मध्य वाला फंडस, और तीसरा वाला पाइलोरिक। तो इसके भाग हो गए हैं, एक तो हो जाएगा कार्डियक, दूसरा हो जाएगा फंडस, और तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक। तो इसके 3 भाग होते हैं। तो कार्डियक होता है वो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, जो आपका किससे जुड़ा रहता है, आपका ग्रास नली से संबंध जुड़ा रहता है। फंडस जो है मध्य वाला भाग रहता है, और पाइलोरिक जो रहता है ग्रहणी से टच जो भाग रहता है, सबसे निचला वाला भाग। इसके बाद अमाशय में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जो जठर ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, जठर रस का श्राव करती है। क्या करती है, जठर रस का श्राव करती है। जो जठर ग्रंथि होती है वो जठर रस का स्राव करती है, जो हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करती है। कौन कौन सी इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक तो आपका हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड, दूसरा हो गया आपका पेप्सिन, तीसरा आपका हो गया रेनिन, और चौथा आपका हो गया म्यूसिन। HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, इस पे 4 प्रकार के जो है जठर रस पाए जाते हैं, जो जठर ग्रंथियों से इसका स्राव होता है। अब हमने इसके बारे में ही पढ़ना है, जो जठर रस पाए जाते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनके पर्टिकुलर वर्ग के बारे में। HCl हो, पेप्सिन हो या रेनिन हो, रेनिन का भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, पेप्सिन से भी और HCl से भी। तो आइए हम करते हैं जो अमाशय में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड के बारे में। सबसे पहले ये एक एंजाइम है या अम्ल है, तो HCl आपका क्या होता है, पहला जो पॉइंट है वो होता है अम्ल। HCl एक प्रकार का अम्ल होता है जो जठर ग्रंथ जो आपकी अमाशय में पाया जाता है। दूसरा, इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, तो वो होता है 1.8। पीएच मान इसका होता है 1.8 है, यानी ये अम्लीय होगा। ये 7 जो संख्या रहती है, अगर 7 से आपका कम रहता है तो आपका क्या हो जाता है, अम्लीय, और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद HCl की बात करते हैं, इसका वर्ग देखते हैं। इसका वर्ग क्या होता है, तो एक तो ये होता है कि ये क्या बनाता है, अम्लीय वातावरण बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय वातावरण। और ये भोजन में आए हुए जो जीवाणु हैं उनको भी क्या करता है, नष्ट करता है, यानी उनको मारता है। इसके बाद ये जो आपका खाना है उसको सड़ने से भी बचाता है। जो HCl होता है वो आपका जो खाना है वो सड़ने से उसको बचाता है। इसके बाद अब बात करते हैं पेप्सिन की। तो पेप्सिन जो होता है वो आपका क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको किसमें तोड़ देता है, पेप्टाइड में तोड़ देता है। यानी जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं रेनिन की। तो जो रेनिन होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध को दही
के बनने में किसकी मदद से बनता है, तो रेनिन की वजह से। इसका मतलब होता है ये दूध के, तो जो दूध के जो अम्ल होते हैं, दूध में जो एंजाइम पाए जाते हैं, उससे क्या करता है, इसका पाचन करता है। कौन कौन सी पाए जाते हैं इसमें, एक तो कैसीन पाया जाता है और दूसरा लैक्टोज पाया जाता है। तो रेनिन के बारे में पता चल गया, जो कैसीन और लैक्टोज है उसका ये पाचन करता है। और म्यूसिन जो होता है जो HCl से सुरक्षा करता है, यानी HCl अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये जठर रस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना कि HCl के बारे में, कि एक अम्लीय होता है, इसका जो pH मान है वो 1.8 होता है। अम्लीय वातावरण बनाता है, जीवाणु को जो है भोजन में आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है, खाने को सड़ने से बचाता है। तो जो पेप्सिन होता है उसका काम क्या होता है, प्रोटीन को वो पेप्टाइड में बदलता है। और रेनिन का क्या होता है, रेनिन का जो है वो होता है जो दूध में जो कैसीन और लैक्टोज रहते हैं उसका ये पाचन करता है। और म्यूसिन का काम क्या होता है, HCl से ये सुरक्षा करता है। अगर जो आपके अमाशय में है HCl की मात्रा बढ़ गई है तो उसको क्या करता है, ये कम कर देता है, उससे क्या करता है, शरीर की सुरक्षा करता है। तो जो HCl था एक तो जी अम्ल था, और जो पेप्सिन है आपका, जो पेप्सिन होता है वो आपका एंजाइम होता है। रेनिन भी आपका एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है। रेनिन और पेप्सिन दोनों ही आपके रेनिन और जो पेप्सिन है दोनों ही क्या होते हैं, आपके एंजाइम होते हैं। और आपका जो HCl होता है वो अम्ल होता है। तो भी हम लोगों ने जाना जो खाना था या जो भोजन था वो हमारा ग्रास नली से अमाशय तक पहुंचा, तो अमाशय में 4 से 5 घंटा रुका रहा। उसके बाद इसमें जो क्रियाएं हुई 4-5 घंटे में, HCl से, रेनिन से, पेप्सिन से या म्यूसिन से, उसके बाद ये एक बाल्ब पाइलोरस बाल्ब से होता हुआ ये कहाँ पहुंचा, ग्रहणी में। तो आइए अब थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग ग्रहणी के बारे में, क्योंकि जो अमाशय से भोजन निकल के पाइलोरस बाल्ब के थ्रू कहाँ पहुंच गया था, ग्रहणी में। जो पाइलोरस बाल्ब होता है उसका काम इतना खाली होता है कि जो भोजन रहता है उसको वापस ये अमाशय की तरफ आने से रोकता है और ग्रहणी की तरफ इसको भेजता है। तो ग्रहणी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ग्रहणी से मुख्य 6 हार्मोन्स का स्राव होता है, जो किसके लिए होता है, जो उत्तेजना के लिए होता है, जो पित्तरस को उत्तेजित करता है, अग्नाशयी रस को उत्तेजित करता है, आदि के बारे में पढ़ते हैं। जो 6 हार्मोन्स है इसमें पहला होता है आपका हेपेटोक्राइटिन। हेपेटोक्राइटिन क्या करता है, जो आपका यकृत है उसमें से जो पित्ताशय है यानी जो पित्तरस है, ये पित्तरस को उत्तेजित करने में मदद करता है। इसके बाद जो सेक्रेटिन है ये आपका अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव करने के लिए उत्तेजित करता है। पैंक्रियाजाइमिन भी आपका अग्नाशयी रसों का उत्तेजित करता है उसके स्राव के लिए, पैंक्रियाजाइमिन भी। इसके बाद कोलेस्टोकाइनिन जो होता है आपका, वो होता है जो यह क्या करता है, यकृत को संकुचित करके जो पित्तरस है उसको कहाँ पहुंचाता है, आंत तक पहुंचाता है। और आंत ही से संबंधित आपको लास्ट वाला है कि जो आंत रहता है ये क्या करता है, आंत में से जो अंतराशयी जो रस है उसको स्रावित करने का के लिए उत्तेजित करता है, एंटेरोक्राइनिन। इसके बाद जो एंटेरोगेस्ट्रोन है आपका, इसका काम होता है जठर ग्रंथि से जो जठर रस है उसको उत्तेजित करने का काम। तो ग्रहणी जो होती है उसमें कुल मिला के 6 हार्मोन्स होते हैं। एक होता है हेपेटोक्राइनिन जो पित्तरस को उत्तेजित करने के लिए कार्य करता है, सेक्रेटिन अग्नाशयी रस का स्राव करने के लिए उत्तेजित करता है, पैंक्रियाजाइमिन ये भी अग्नाशयी स्राव रसों का उत्तेजित करने का कार्य करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है यकृत को संकुचित करके उसका जो पित्तरस होता है उसको
आंत की तरफ पहुंचाने में मदद करता है। इसके बाद एंटेरोगेस्ट्रन जो होता है वो जठर ग्रंथियों से जो जठरस है उसको उत्तेजित करने के लिए कार्य करता है। इसके बाद एंटेरोक्राइनिन जो है वो आंतरीय रस जो होता है, आंतरीय रस जो होता है उसको उत्तेजित करने का कार्य करता है। तो गृहिणी में जो है वो पूरा काम जो होता है हार्मोन्स का होता है। इसके बाद जो भोजन है, यहाँ पर जो भोजन है वो पित्तरस व अग्नाशय रस से कनेक्ट होता है। उसके बाद जो भोजन है वो आपको कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में। तो आइए अब पढ़ते हैं हम लोग अपना जो नेक्स्ट ऑर्गन है छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत हम लोगों ने गृहिणी के बारे में पढ़ा कि गृहिणी में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या कार्य करते हैं हार्मोन सारे। गृहिणी जो है एक प्रकार से छोटी आंत का ही पहला ड्यूडेनम जो गृहिणी को बोला जाता है वो छोटी आंत का ही एक भाग होता है पहला। दूसरा मध्रांत होता है, तीसरा शेषत्रांत होता है। गृहिणी में ही भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो छोटी आंत है उसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि जो गृहिणी है वो छोटी आंत का ही भाग होता है। इसके बाद और देखते हैं छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो दीवारें होती है वो क्या कहलाती है या किन से बनी रहती है, तो वो बूना ग्रंथियां और लीवर कण फिर गुहिकार कहलाती है। इन ग्रंथियों से इनसे क्या होता है, आंतरीय रस का बराबर स्राव होता है। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में एक दिन में कितने लीटर आंतरिक रस का स्राव होता है, तो 6 से 7 लीटर जो है आंतरिक रस का स्राव होता है। जो छोटी आंत की जो दीवारें होती है बूना ग्रंथियां और लीवर कण त्रिगुहीकार से कम कितना 6 से 7 लीटर प्रतिदिन पर डे क्या है उनका स्राव होता है। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में कुछ इस तरीके से सेव होती है, इस तरीके से अंगुलीनुमा जो है संरचना पाई जाती है, जिनको आपका बिली कहा जाता है। ये जो बिली होती है ये क्या करते हैं, भोजन का जो है अवशोषण करते हैं, और भोजन का अवशोषण करके इसको कहाँ, जो आपका रक्त वाहिकाएं हैं उनके साथ मिक्स हो जाती हैं। तो जो भोजन है उसका ये लोग क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और भोजन का पाचन करने भोजन का जो अवशोषण है वो करते हैं। उसके बाद भोजन का अवशोषण करने के बाद इसको कहाँ मिल जाते हैं, रक्त वाहिकाओं में मिल जाता है, जिसके थ्रू पूरे शरीर में इसका जो है जो अवशोषण किया है, जो उसमें जो भी था अवशोषण के बाद जो भी बचा हुआ था उसको कहाँ मिल जाती है, सारी चीजें रक्त वाहिकाओं में मिल जाती है। तो छोटी आंत में ध्यान करना एक बिली पाया जाता है जो भोजन का क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण करके उसको कहाँ दे देता है, किसके साथ मिक्स हो जाता है, जो आपका यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहती है उसके साथ इसका जो है ऑब्जेक्शन जो होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद जो है ब्लड वेसल्स में उसकी सारी जो चीजें रहती हैं, उसके मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट वसा सारी चीजें मिल जाती है और पूरे बॉडी में उसका सर्कुलेशन हो जाता है। तो छोटी आंत में इतना ही होता है। बाकी इसके जो हमने आपको 3 प्रकार बताए थे, एक तो आपका गृहिणी ही हो गया जिसको आपका ड्यूडेनम भी बोलते हैं। दूसरा आपका जो छोटी आंत का जो प्रकार है वो आपका हो जाएगा मध्रांत, और तीसरा हो जाएगा शेषत्रांत। इसके जो छोटी आंत के जो 3 भाग भी होते हैं। इसके बाद आप बात करते